हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर के इस वीडियो में हम देखेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये हमारा लेक्चर नंबर 21 होगा। यदि आप इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अ ग्रेट चैम्बर ऑफ डायमेंशन 12 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 0.8 मीटर लिक्विड डेप्थ हैज़ अ फ्लो ऑफ 720 मीटर क्यूब पर आवर। इट्स सरफेस लोडिंग रेट एंड रिटेंशन टाइम आर रिस्पेक्टिवली। एक ग्रेट चैम्बर दिया हुआ है जिसकी लेंथ 12 मीटर है, विड्थ 1.5 मीटर है और उसकी जो डेप्थ या फिर हाइट आप कहें वो 0.8 मीटर है और उसमें जो फीवेज का डिस्चार्ज हो रहा है 720 मीटर क्यूब पर आवर उसमें फीवेज आ रहा है। इसकी सरफेस लोडिंग रेट क्या होगी और इसका डिटेंशन टाइम क्या होगा। तो हम पहले जान लेते हैं ग्रेट चैम्बर ही क्या होता है। देखो, फीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जब हम फीवेज को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, फीवेज को जो हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं तो स्क्रीनिंग के बाद जो हमारी यूनिट होती है वो होती है ग्रेट चैम्बर। ग्रेट चैम्बर एक तरह का फर्मेंटेशन टैंक होता है जहाँ क्या होता है, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल का रिमूवल होता है जिनकी साइज 0.2 mm से बड़ी होती है। वो इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड पार्टिकल कहाँ रिमूव होते हैं, ग्रेट चैम्बर में रिमूव होते हैं। तो क्वेश्चन ने पूछ रहा है इसके डायमेंशन मैं आपको दे रहा हूँ। इसमें जितना फीवेज आ रहा है उसका डिस्चार्ज भी दिया है। आपको दिखाना है कि सरफेस लोडिंग रेट क्या होगा और डिटेंशन टाइम क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को फॉलो कर लेते हैं। हमें क्या क्या डेटा दिया हुआ, लेंथ दी है, विड्थ और डेप्थ, फिर हमें हाइट दी हुई है, डिस्चार्ज दिया हुआ है। हमें सरफेस लोडिंग रेट निकालना है और डिटेंशन टाइम निकालना है। तो सरफेस लोडिंग रेट क्या होता है, ये होता है डिस्चार्ज अपॉन प्लान एरिया। प्लान एरिया आपका क्या होगा, विड्थ इंटू लेंथ। तो डिस्चार्ज कितना था आपका 720 मीटर क्यूब पर आवर, विड्थ थी आपकी 1.5 मीटर और लेंथ कितनी थी 12 मीटर। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू निकल के आएगी 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर। 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको निकल के आएगा सरफेस लोडिंग रेट। अब हम निकालना है डिटेंशन टाइम। तो डिटेंशन टाइम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज होता है ना। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ, विड्थ और हाइट। डिस्चार्ज आपका 720 था तो और हमें किस में निकालना है, मिनट में निकालना है ना, क्योंकि ऑप्शन किस में दिया है, मिनट में दिया हुआ है। तो 60 का इंटू मैंने यहाँ पास कर लिया, 60 का इंटू है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास 60 का इंटू है। तो वैल्यू निकल के आएगी 1.2 मिनट। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सरफेस लोडिंग रेट निकल के आया था 40 मीटर क्यूब पर आवर पर मीटर स्क्वायर में आया था। इस मीटर क्यूब को यदि हम लीटर में कन्वर्ट करें तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं ना। तो 40,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी। 40,000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर और डिटेंशन टाइम कितना है, 1.2 मिनट। ग्रिड चैम्बर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको याद रखना चाहिए क्योंकि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। ग्रिड चैम्बर में जो पार्टिकल रिमूव होते हैं 0.2 mm के, फिर जो बड़े पार्टिकल होते हैं इनऑर्गेनिक पार्टिकल वही रिमूव होते हैं। जो ग्रिड जो रिमूव होते हैं, जो पार्टिकल रिमूव होते हैं उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 2.65 होती है। सरफेस ओवरफ्लो रेट की बात करूं किसमें, ग्रिड चैम्बर में, 2160 मीटर क्यूब पर डे पर मीटर स्क्वायर होता है। यदि 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है तो एक दिन में 2160 मीटर क्यूब सीवेज उससे फ्लो होगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें आपको याद रखना है। इसमें स्टोक लॉ वैलिड नहीं होता, उसका कारण ये है कि इसमें स्टोक लॉ वैलिड होने का जो रेंज होता है इतना होता है, 0.2 mm से 0.0002 mm तक होता है। लेकिन इसमें जो पार्टिकल रिमूव होते हैं 0.2 mm से बड़े वाले पार्टिकल रिमूव होते हैं, इसलिए ग्रिड चैम्बर में स्टोक का जो लॉ होता है वैलिड नहीं कर पाता। कुछ और पॉइंट है, इनको भी देख लीजिए। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें ग्रिड चैम्बर में तो 0.15 से लेकर के 0.30 मीटर पर सेकंड होती है। डिटेंशन टाइम 40 से 60 सेकंड रखा जाता है। ग्रिड चैम्बर की डेप्थ 1 से 1.5 मीटर होती है। जो फ्री बोर्ड होता है 0.3 मीटर होता है ग्रिड चैम्बर का। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिन्हें आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, फ्लज बकलिंग कैन बी कंट्रोल्ड। फ्लज बकलिंग क्या होता है पहले ये जान लेते हैं, फिर इसको कंट्रोल करने के उपाय देखेंगे।
एक्चुअली में होता क्या है कि आपको जो फेवेज आता है उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल भी होते हैं। तो जो हमारे मैटर है उसमें फेवेज के अंदर, उन मैटर को क्या बैक्टीरिया डिकम्पोज करता है किसी टैंक में। तो एक्चुअली में क्या होगा, पानी आपको जो पानी कुछ साफ होगा वो पानी बाहर निकल जाएगा। मैं बात करूँ ये फेडिमेंटेशन टैंक की, तो फेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, आपको पानी बाहर निकल जाएगा इफ्लुएंट के रूप में, और इसमें बैक्टीरिया वगैरह और जो मतलब जो फ्लज का डिपोजिशन होता है बॉटम में होता रहता है। यदि फ्लज को हम बाहर नहीं निकालेंगे, फ्लज नहीं निकल पाएगा टैंक से, तो वहाँ पर फिलामेंट बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होता है। फिलामेंट बैक्टीरिया का डेवलपमेंट होता है, जिससे क्या होता है, फ्लज क्या होता है, स्वेलिंग होती है, फ्लज की क्या होती है, स्वेलिंग होने लग जाती है। इसको रिमूव करना है तो आपको क्लोरिनेशन करना पड़ेगा, उसमें क्लोरीन डालना पड़ेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्लोरिनेशन। कोआगुलेशन क्या होता है भैया, क्या होता है कोआगुलेशन, आपने पढ़ा होगा। फेर्मेंटेशन टैंक दो टाइप के होते हैं ना, प्राइमरी और सेकेंडरी फेर्मेंटेशन टैंक। तो जो सेकेंडरी फेर्मेंटेशन टैंक होता है उसको दूसरा नाम क्या है, फेर्मेंटेशन विद कोआगुलेशन। तो वहाँ पर क्या होता है, कुछ कोआगुलेंट डाले जाते हैं, जैसे एलम कॉपरेज, क्लोरीनेटेड कॉपरेज। इसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं ना, वो फ्लॉक का फॉर्मेशन कर लेते हैं और फ्लॉकुलेशन चैम्बर में डिपॉजिट हो जाते हैं। एरिएशन क्या होता है, एरिएशन क्या होता है बताओ। जब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को साफ करते हैं तो स्क्रीनिंग के बाद एक यूनिट लगाई जाती है, बोलते हैं एरिएशन। पानी के प्रत्येक पार्टिकल को हवा के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है स्प्रे नोजल के थ्रू। तो वहाँ पर क्या होगा, जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं, गैसेस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, एलगी हो गया, आयरन मैंगनीज, ये जो अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस एंड गैसेस होती है वो रिमूव होती है। ये डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रोजेनियस मैटर होते हैं ना, नाइट्रोजेनियस मैटर होते हैं, तो नाइट्रोजेनियस मैटर से हमें क्या प्राप्त करना है, नाइट्रेट। तो हमें नाइट्रिफिकेशन करना पड़ेगा, और नाइट्रेट से हमें नाइट्रोजन गैस प्राप्त करनी है तो डीनाइट्रिफिकेशन करना पड़ता है। तो नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। ध्यान से सुनो, नाइट्रेट से नाइट्रोजन गैस प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है वो होता है डीनाइट्रिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है, इन अ बिल्डिंग द वाटर क्लोजेट इज प्रोवाइडेड। जो बिल्डिंग होती है उसमें डब्ल्यू सी कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, मतलब क्यों प्रोवाइड किया जाता है बिल्डिंग में, डब्ल्यू सी क्यों प्रोवाइड किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आप तो जानते हैं, वाटर क्लोजेट, टॉयलेट की बात कर रहा हूँ। तो ये होता है रिसीविंग ह्यूमन एक्सक्रेटा, ह्यूमन एक्सक्रेटा को रिसीव करने के लिए इसको बनाया जाता है। और इसमें क्या बताने की ज़रूरत है ज़्यादा। द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विच जनरली वर्क्स ऑन बायोलॉजिकल प्रिंसिपल इज कॉल्ड। द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, जो पानी का उपचार है, जो पानी को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है पानी का वो किस में होता है। देखो, पानी का ट्रीटमेंट जो सीवेज होता है, सीवेज का 3 तरह में ट्रीटमेंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शरी ट्रीटमेंट। तो जो बायोलॉजिकल प्रिंसिपल है वो काम करता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किस में काम करता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। बायोलॉजिकल में क्या होता है कि जो डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको बैक्टीरिया करता है डिकम्पोज करता है। इसमें बायोलॉजिकल यूनिट होती हैं, बहुत सारी यूनिट होते हैं, जैसे ट्रिगलिंग फिल्टर हो गया, एक्टिवेटेड फ्लज प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन पॉन्ड हो गए, ये बहुत सारी यूनिट होती हैं। इन यूनिट के थ्रू पानी को पास कराया जाता है, जिसमें डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया खाता रहता है। इन अ फैलो बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड द सीवेज इज ट्रीटेड बाय। अच्छा, इस फैलो बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड क्या होता है, इसका दो नाम होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन पॉन्ड, आप कहेंगे तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड को ही स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी कहा जाता है, और बेस्ट वाटर स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी कहा जाता है। जब उसकी डेप्थ कम रखी जाती है तो उसको बोलते हैं फैलो बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। जब ऑक्सीडेशन पॉन्ड की डेप्थ ज़्यादा रखी जाती है तो बोलते हैं डीप बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। तो ध्यान से सुनो, ऑक्सीडेशन पॉन्ड के कई नाम होते हैं, स्टेबलाइजेशन पॉन्ड और बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। जब डेप्थ को कम रखेंगे तो क्या बोलेंगे, फैलो, और जब डेप्थ को ज़्यादा रखेंगे तो डीप बोलते हैं। तो जो सीवेज का ट्रीटमेंट होता है, सीवेज ट्रीटेड किया जाता है यहाँ, तो कैसे किया जाता है, एक्चुअली में होता क्या है, एक तरह का ओपन चैनल होता है, एक तरह का ओपन चैनल होता है जिसमें सीवेज को फ्लो कराया जाता है। जिसमें क्या होगा, जो बैक्टीरिया होते हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं, मतलब एक तरह का एक बायोलॉजिकल यूनिट ही है, एक तरह का बायोलॉजिकल यूनिट ही होता है। तो जो ऑक्सीडेशन पॉन्ड होता है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया किस तरह से डिकम्पोज करता है, इसको हम देख लेते हैं। देखो, ये मान लीजिए आपका कोई ऑक्सीडेशन पॉन्ड का मैं क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूँ, मतलब पॉन्ड है ना, कोई तालाब वगैरह हो सकती है, कोई रिवर हो सकती है,
उसमें हम क्या करते हैं, सीवेज को डायरेक्टली डिस्पोज करते हैं। तो उसको प्रोसेस को देख लेते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, पानी बैक्टीरिया है। ये देख लो जो मैं यहाँ पर, वैसे भी आप देखो ये बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया को क्या क्या चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर चाहिए। तो सीवेज जो हमारा फ्लो हो रहा है इधर से, ऑर्गेनिक मैटर मिल जाएगा। और क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइव करने के लिए। तो जब ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया खाएगा तो उसको ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या बनाएगा, न्यू बैक्टीरियल सेल बना देता है। साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, फॉस्फेट और पानी बना देता है। अब क्या करेगा, पानी तो पानी मिल जाएगा, आपके पास में 2-3 चीज़ बचेंगी। तो जो पानी में उस वाटर बॉडी में एल्गी प्रेजेंट होती है, तो बोलती है हमें भी भूख लगी है, मतलब उसको भी खाना चाहिए ना, तो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो यहाँ पे उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन मिल गया, कार्बन मिल गया, फॉस्फेट मिल गया, फास्फोरस मिल गया, इसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। और ये सनलाइट मिल जाती है, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है, साथ के साथ न्यू एल्गल सेल भी बनाती रहती है। तो एक प्रोसेस चलता है, मतलब एल्गी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करो तो बैक्टीरिया को मिल जाएगा, और बैक्टीरिया जो कुछ भी खा के बनाएगा वो मिल जाएगा एल्गी को। तो एक प्रोसेस चलती रहती है, एरोबिक प्रोसेस चलती रहती है। तो ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया खाता रहता है, और खाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए तो एल्गी देती रहती है। तो एक प्रोसेस चलता रहता है, किसमें, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में। तो इसमें क्या हुआ, एरोबिक भी है और एल्गी, मतलब एरोबिक और एल्गी दोनों का रोल इसमें है प्रॉपर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ड्यूअल एक्शन ऑफ बोथ एरोबिक बैक्टीरिया एंड एल्गी। क्योंकि भैया बैक्टीरिया क्या कर रहा है, एल्गी जो प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन बैक्टीरिया खा रहा है, और बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन, फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी प्रोड्यूस कर रहा है एल्गी खा रही है, सनलाइट तो मिल नहीं रहा है। तो एक तरफ इस तरह से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोजिशन होता है, कहाँ, ऑक्सीडेशन पॉन्ड में या फिर बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में। इसकी डेप्थ कम रखेंगे तभी एरोबिक प्रोसेस होगी, क्योंकि ज़्यादा डेप्थ रख देंगे तो सनलाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाती है ना, तो बैक्टीरिया को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा। जब ऑक्सीजन ही नहीं जा पाएगी नीचे, सॉरी सनलाइट ही नहीं जा पाएगी नीचे, तो जो एल्गी है वो ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करेगी, नहीं कर पाएगी ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो वहाँ पर जब डीप स्टेबलाइजेशन पॉइंट की बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, एनारोबिक और एरोबिक दोनों प्रोसेस होती हैं। कुछ तो एरोबिक होती है, कुछ एनारोबिक होती है। तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी, फैलो की, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। is constructed across the flow of sewage to retention floating matter such as oil, grease and additive। ओके, आपको बता दें कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, जो सीवेज में ऑयल एंड ग्रीस होते हैं उनको रिमूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्रिड चैम्बर के बाद एक यूनिट लगाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं, बताओ, वो क्या होता है, स्क्रीनिंग टैंक होता है। स्क्रीनिंग के जस्ट बाद लगाया जाता है ग्रिड चैम्बर, ग्रिड चैम्बर के बाद लगाया जाता है स्कीमिंग टैंक, जहाँ ऑयल एंड ग्रीस को हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, स्कीमिंग टैंक। अच्छा, स्कीमिंग टैंक क्यों लगाते हैं भैया, क्या ज़रूरत पड़ गई लगाने के, जाने दो ना, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसको मत लगाओ ना, क्या ज़रूरत पड़ गई। देखो इसको हम इसलिए लगा देते हैं कि हम ऑयल एंड ग्रीस को रिमूव नहीं करेंगे तो आगे जो बायोलॉजिकल यूनिट है, ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड फ्लश प्रोसेस, वहाँ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, इसलिए हम लगा देते हैं स्कीमिंग टैंक को। दरअसल बात करें तो इंडिया में इसका प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इंडिया का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो इसमें इसका ज़्यादा उपयोग नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, ग्रेफ एंड ऑयल ट्रैप आता है, तो सीवेज जो फीवर लाइन होती है वहीं हम इसको ऑयल एंड ग्रेफ को रिमूव कर लेते हैं। इफ द BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन द बिगिनिंग एंड इन द एंड ऑफ द टेस्ट आर रिस्पेक्टिवली। देखो BOD कंसनट्रेशन स्टार्टिंग में कितने 13 है, 13 ppm है, इन 13 मिलीग्राम पर लीटर है, और एंड में क्या है 8 मिलीग्राम पर लीटर है। तो डाइल्यूशन फैक्टर कितना है, 100 है। तो 5 दिन बाद BOD क्या हो जाएगी, BOD 5 कैसे निकालते हो, 5 दिन की बात कर रहा है, BOD 5 कैसे निकालते हैं, ये होता है आपकी BOD जो इनिशियल थी माइनस फाइनल BOD इंटू डाइल्यूशन फैक्टर होता है ना। तो इनिशियल BOD कितनी थी 13, फाइनल BOD कितनी थी 8, डाइल्यूशन फैक्टर कितना था 100, 500 ppm, 500 मिलीग्राम पर लीटर क्या आ जाएगा BOD 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। एक अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीम हैज़ फ्लो, एक स्ट्रीम है जिससे फ्लो हो रहा है, स्ट्रीम हैज़ फ्लो ऑफ 20 क्यूबिक
20 क्यूमेक का मतलब क्या है, 20 मीटर क्यूब पर सेकंड। एंड बीओडी कंसंट्रेशन ऑफ 10 मिलीग्राम पर लीटर। देखो ये मान लीजिए कोई स्ट्रीम है, इसमें पानी का फ्लो हो रहा है, ध्यान से सुनो, पानी का फ्लो हो रहा है 20 मीटर क्यूब पर सेकंड, और उसमें जो बीओडी कंसंट्रेशन है 10 मिलीग्राम पर लीटर। और इसमें कोई इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की अलग से एक स्ट्रीम आती है जिसमें जो डिस्चार्ज है 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड है और बीओडी कंसंट्रेशन 250 मिलीग्राम पर लीटर है। तो आपको बताना है कि जो डाउन स्ट्रीम पर बीओडी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, बीओडी मिक्स कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। समझो पहले इसको। यहाँ देखो, ये यहाँ पे कोई स्ट्रीम थे, इस स्ट्रीम से कुछ सीवेज का फ्लो हो रहा था, जो भी डेटा आपको दिया हुआ है, कुछ इसमें डिस्चार्ज था, कुछ बीओडी था। और मान लीजिए यहाँ पे कोई मिलती है एक सीवेज स्ट्रीम, इंडस्ट्रियल वाटर कोई स्ट्रीम आके मिल जाती है। इस पर्टिकुलर सेक्शन पे डाउन स्ट्रीम पे कितना हो जाएगा, बीओडी 5, ये निकालना है आपको। बीओडी मिक्स का फार्मूला क्या होता है, आपको क्यू स्ट्रीम और स्ट्रीम में जो बीओडी थी प्लस जो वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज कितना था और बीओडी वेस्ट कितना था। सॉरी गाइज, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो देखो बीओडी मिक्स निकाल रहे थे तो क्यू स्ट्रीम जो डिस्चार्ज स्ट्रीम में था और बीओडी 5 आपका स्ट्रीम में कितना था, वेस्ट वाटर का डिस्चार्ज कितना था और उसमें बीओडी 5 कितना था। तो फार्मूला होता है, इस फार्मूले पे आप वैल्यू रखोगे तो आपको वैल्यू निकल के आ जाएगी 26.74 किलोग्राम पर लीटर। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। तो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, थोड़ा कुछ काम आ गया है तो मैं अभी वीडियो नहीं बना पाऊँगा आगे का। तो आप इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिए। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज।